जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे 10th के सामाजिक विज्ञान की तैयारी में लगे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैक के द्वारा जो 5 मॉडल सेट टर्म 2 हेतु जारी किया गया है, तो सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 1 अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी एक सेट का संपूर्ण हल टर्म 2 का 40 अंकों का आप उत्तर कैसे लिखेंगे, आप देखें, उत्तर लिखना भी सीखें और कितने पेज में कितने शब्दों में कैसे उत्तर लिखना है, ये संपूर्ण आप तैयारी के उद्देश्य से मैं मॉडल सेट 1 का हल लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो आप देखें, सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी 7, उसमें से 5 का जवाब आपको देना होगा। ये 7 प्रश्न का उत्तर आप देखें। जैसे रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, आप लिखेंगे कि 1890 के दशक में अफ्रीका में पशुओं में फैलने वाला विषाणु जनित प्लेग जैसी बीमारी थी। दूसरा प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई, आप लिखेंगे औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखें, तो आप लिखेंगे कोयला और केरोसिन। चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, आप उत्तर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। पांचवा प्रश्न है, लोकतंत्र के 2 चुनौतियों को लिखें। नंबर 1 वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और दूसरा राजनीति का प्राधिकरण। छठा प्रश्न है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए, आप लिखेंगे मुद्रा वह आर्थिक साधन है जिसे दैनिक जीवन में वस्तुएं एवं सेवाओं के बदले प्रदान करते हैं तथा स्वीकारते हैं। यह क्रय और विक्रय का साधन है, इसमें सिक्के तथा कागज के नोट दोनों आते हैं। सातवां प्रश्न, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, आप लिखेंगे उदारीकरण के तहत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत ऐसी नीतियां बनाई जाती है जिसके तहत देश के विकास में बाधा पहुंचाने वाले नीतियों एवं प्रशासनिक नियंत्रणों को हटा लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप सेट 1 जो जैक के द्वारा टर्म 2 हेतु जारी किया गया है उसका अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी 7 में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अब आइए देखिए, वर्ग 10th सामाजिक विज्ञान टर्म 2 मॉडल सेट 1 लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी। देखिए, ये 3 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी है। इसमें भी 7 प्रश्न में 5 प्रश्न का जवाब देना है। उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए, वैश्वीकरण से आपका क्या तात्पर्य है या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। लिखेगा कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को आपस में समन्वय तथा एकीकरण किया जाता है और इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पादक अपना माल और सेवाएं किसी देश में बेचने की छूट प्राप्त कर लेते हैं। एक देश दूसरे देश में अपनी माल एवं सेवाओं को बेच सकते हैं। विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये लिखेगा इस प्रकार से वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं उसका उत्तर लिखिएगा और ये अधिकतम 50 शब्दों में इसको उत्तर देने हैं और इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। देखिए, 9वां प्रश्न है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। आप देखिए, लिखेंगे उत्तर, ब्रिटेन में उस समय अधिकतर महिलाएं हथकरघा उद्योग है ना, हथकरघा का उपयोग सूत एवं ऊन काटने एवं बुनने में करती थी, लेकिन इस कार्य हेतु स्पिनिंग जेनी मशीन के आ जाने से जो कि बहुत सारे महिलाओं के बदले अकेले कार्य करने में सक्षम थी, ब्रिटेन की महिलाएं बेरोजगार हो गई तथा उनका रोजगार छीन जाने का भय समा गया। इन सभी शंका एवं समस्याओं के कारण ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत के एक खाद्य फसल का नाम लिखें तथा उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। आप लिखेंगे जैसे गेहूँ, एक खाद्य फसल हो गया गेहूँ, उगाने के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न हैं। इस प्रकार लिखिएगा। पहले लिख दीजिएगा तापमान, यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, यह साधारणतः ठंडी जलवायु में होता है। गेहूं उगाते समय औसत 10 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट दीजिएगा वर्षा, गेहूं के पौधे को अधिक नमी की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए साधारण वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 2 पॉइंट में लिख के तापमान और वर्षा का जिक्र कर दीजिएगा तो आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आप इसका अर्थ देखिए, राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य होता है। देखिए, राजनीतिक दल एक ही विचारधारा के लोगों का संगठित गुट है। इस संगठन के सभी सदस्य साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। दल के सभी सदस्यों का दृष्टिकोण एक होता है। राजनीतिक दल अपने निर्धारित चुनाव चिन्ह को अपनाकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार उतारते हैं। राजनीतिक दल का अपना घोषणा पत्र होता है। चुनाव जीतने के बाद उसे लागू करते हैं। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। देखिए, 12वां प्रश्न, लोकतंत्र किस रूप से उत्तरदायी शासन है। लिखेंगे, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। इसमें जनता ही अपने शासक का चुनाव करती है जो निर्धारित समय तक पद पर आसीन रह सकते हैं।
जनता के मनोनुकूल शासन नहीं करने पर जनता उन्हें गद्दी से उतार सकती है। लोकतंत्र में जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। लोकतंत्र में गलत निर्णय की संभावना कम होती है क्योंकि नियम संविधान के अनुरूप ही बनाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। देखिए 13वां प्रश्न है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता करता है। आप देखिए अपनी भाषा में उत्तर लिखेंगे कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त मुद्रा बैंक में जमा करते हैं जहां उन्हें ब्याज मिलता है तथा उनका धन सुरक्षित रहता है। बैंक जमा राशि का 15% अपने पास नकद रखते हैं और शेष राशि ऋण देने में प्रयोग करते हैं। बैंक जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराता है। बैंक सिर्फ जमाकर्ता को जो ब्याज देता है उसे थोड़ा अधिक ब्याज दर पर ऋण देता है। यही ब्याज दर में अंतर बैंक के आय का स्रोत है। अतः बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले तथा जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। इस प्रकार से आप लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी ये 7 में से किसी 5 प्रश्न के जवाब इस प्रकार से लिखेंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं। देखिए क्लास 10 जैक मॉडल सेट 1 और टर्म 2 हेतु दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी। इसमें 5 में किसी 3 प्रश्न के आपको जवाब देने हैं, 5 या 15 अंक प्राप्त कर लेंगे। और जवाब देखिए कितने शब्दों में लिखेंगे, अधिकतम 100 शब्दों में लिखेंगे। उसे और कम शब्द भी हो सकता है लेकिन अधिकतम 100 शब्द है। तो देखें प्रश्न संख्या 15, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। देखिए ये 5 अंक का प्रश्न है, कितने शब्दों में देखिएगा और कैसे उत्तर लिखिएगा। देखिए लिखिएगा कि युद्धोत्तर काल में विश्व अर्थव्यवस्था के दोबारा फिर से पटरी पर लाने के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। उसी समझौते का परिणाम तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा विश्व बैंक की स्थापना है। इन दोनों संस्थानों को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। इन दोनों संस्थानों का लाभ विशेषकर विकसित और औद्योगिक देशों ने मिलकर उठाना प्रारंभ किया। अब यह दिखने लगा कि विकासशील एवं विकसित देश को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपरोक्त परिस्थिति को देखकर उपरोक्त परिस्थितियों को देखकर लिखिएगा कि विकासशील और अल्प विकसित देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाने लगे। इसी समय इन देशों ने स्वयं को G77 अर्थात ग्रुप 77 समूह में संगठित किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि G77 की स्थापना निश्चित रूप से ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थानों की सीमित कार्यक्षेत्र के प्रति विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के असंतोष के परिणाम स्वरूप हुआ। अब इतना सरगर्भित बात अगर लिख देंगे तो 5 अंक में आपको 4 अंक तो निश्चित प्राप्त होगा, 4.5 तक भी आपको मिल सकता है, लेकिन आप इसी प्रकार से आंसर लिखेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समझ विस्तार की चुनौतियां क्या है। देखिए लिखिएगा लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की चुनौती का मतलब है देश के हर क्षेत्र में लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना और लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश की हर संस्था तक पहुंचाने से है। इसका एक सशक्त तरीका सत्ता की साझेदारी है। लोकतंत्र के विचार की चुनौती के निराकरण के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए जो निम्न है। देखिए पहला, स्थानीय स्वशासी निकाय को अधिक शक्ति प्रदान की जाए। दूसरा पॉइंट, संघ के हर इकाई को संघवाद के प्रभाव में लाया जाए। तीसरा पॉइंट, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को सत्ता में साझेदार बनाया जाए। तो इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। इसके तहत सत्ता केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन में वितरित हो जाएगी और सब मिलकर लोकतांत्रिक शासन बनाए रखने तथा विस्तार में मदद पहुंचाते हैं। लोकतंत्र के विस्तार के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग आदि से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाना होगा। यहाँ तक आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। 17वां प्रश्न देखिए कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। मुद्रा माने रुपया पैसा, तो इसकी क्या भूमिका है एक अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। लिखिएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सशक्त भूमिका होती है। मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय और व्यवहारिक रूप से सरल बनाता है। मुद्रा खरीद बिक्री के एक सरल माध्यम के रूप में काम आता है। व्यापारिक गतिविधियों के संचालन तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का निर्धारण आवश्यक होता है। यह कार्य मुद्रा के द्वारा होता है। मजदूरी, पेंशन आदि का भुगतान एक समय के बाद होते हैं। इस तरह के आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा के माध्यम से स्थगित भुगतान विश्वसनीय तरीके से हो जाता है। किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति लोग की क्रय शक्ति तथा प्रति व्यक्ति आय से मालूम होती है। इन सभी वर्णित आकलन में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए 18वां प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों।
कैसे आप सिद्ध करेंगे? लिखिएगा कि सौर ऊर्जा के लिए धूप आवश्यक है, और जहाँ अधिक समय तक धूप खिला रहता है वहाँ इसकी संभावना ज़्यादा है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ इसकी इन दृष्टिकोण से भविष्य उज्जवल है, जिसके कुछ और कारण निम्न हैं। लिखिएगा कि सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार मिला हुआ है, इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है और लोग जागरूक होकर लाभ ले रहे हैं। देश के बेकार पड़े बंजर भूमि पर सौर संयंत्र लगाया जा रहा है, इसका लाभ और भविष्य में दिखने लगेगा। देखिए, भारत में सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। अगर ऐसे ही इस क्षेत्र में प्रगति होता रहे तो सौर ऊर्जा का भविष्य भारत में उज्जवल होगा। सौर ऊर्जा को अपनाकर तेल एवं गैस की खपत कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा को अपनाकर पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा का प्रयोग बारंबार किया जा सकता है क्योंकि यह एक नवीकरणीय स्रोत है। आज भारत के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी सिंचाई, पेयजल, रोशनी तथा अन्य ऊर्जा जरूरत को पूरा कर रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। इस प्रकार से 19 प्रश्न टोटल रहेंगे। तो अब देखिए 19वां प्रश्न जो है कि मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। देखिए, आप मानचित्र है, इसमें दिया हुआ है चावल के मुख्य और गौण, जहाँ कम और अधिक, तो उसको ध्यान देना है। देखिए, इस मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो देखिए, प्रमुख क्षेत्र, जैसे जो डार्क है वो प्रमुख है, जो लाइनिंग है क्षैतिज लाइनिंग जो है वो गौण क्षेत्र है। आप देखिए इसमें जो ये गौण क्षेत्र कैसे दिखाया जा रहा है और डार्क क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसे देखिए आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी का पूर्वांचल भाग, अब नीचे देखिए उड़ीसा, अब नीचे तक देखते जाइए। इस प्रकार से ये सभी जो है क्षेत्र, आप यहाँ उत्तर में लिखिएगा चावल उत्पादक मुख्य राज्य, आप लिख दीजिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उसको डार्क दिखाइएगा इस प्रकार से। और जो क्षैतिज देखिए इस प्रकार से गौण क्षेत्र है। चावल उत्पादक गौण राज्य कौन है? पंजाब गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन चावल का उत्पादन कम होता है, तो गौण क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। देखिए ये सब पंजाब, हरियाणा, इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक, उसको आप क्षैतिज रेखा के द्वारा दर्शा दीजिएगा, इसको डार्क दिखा दीजिएगा। इस प्रकार से आपको 5 में 5 अंक मिल जाएंगे। तो ये रहा आपको एक सेट, आपको द्वितीय शाब्दिक परीक्षा मॉडल सेट 1 जैक के द्वारा जो जारी किया गया, उसका उत्तर आप अति लघु उत्तरीय 2 अंक स्तरीय प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखेंगे, 3 अंक स्तरीय प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखेंगे, 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखेंगे। तो इसका एक नोट्स बना दिया। आप अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर कर देंगे ताकि मेरा मेहनत का प्रतिफल आपको 7 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा और आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप बेहतर अंकों से पास करेंगे। इसी आशा अभिलाषा के साथ अधिक से अधिक बच्चों को इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा भी हौसला बढ़ाए, अफजाई करें, ताकि और पूरे मनोयोग से आप लोग की सेवा में समर्पित होकर के इसी प्रकार से मैं प्रत्येक दिन आता रहूँ।